नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इनसाइट। मैं हूं प्रीति सिंह। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कृषि और किसानों की आमदनी। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता किसानों की आय बढ़ाना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह बयान आज की कृषि नीति की दिशा और सरकार की मंशा दोनों को स्पष्ट करता है। भारत आज ऐसे दौर में खड़ा है जहां कृषि सिर्फ आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास, ग्रामीण स्थिरता और खाद्य सुरक्षा का आधार बन चुकी है। कृषि सिर्फ एक उत्पादन गतिविधि भर नहीं है, बल्कि भारत की ग्रामीण आत्मनिर्भरता का स्तंभ है। 2013-14 में कृषि बजट 21,933 करोड़ रुपए था, जो आज 1,22,528 करोड़ रुपए से ऊपर जा चुका है। हमने देखा कि गेहूं, धान और अन्य प्रमुख फसलों में एमएसपी लगातार बढ़ी है, जिससे कई किसानों को अपनी लागत से कम 50% ऊपर की कीमत सुनिश्चित होती है। इसी नीति के कारण भारत ने खाद्य उत्पादन को 204.6 मिलियन टन से बढ़ाकर लगभग 332 मिलियन टन तक पहुंचाया है। इससे न केवल खाद्यान्न सुरक्षा मजबूत हुई, बल्कि किसानों की बाजार उपज भी बेहतर हुई। इसके अलावा पीएम किसान के तहत अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 2.8 लाख करोड़ से अधिक सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं, जो उनके परिवारों की वित्तीय मजबूती का सरोकार है। हालिया आंकड़े बता रहे हैं कि भारत अब चावल उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। यह उपलब्धि नीति, समर्थन, तकनीक और किसानों की मेहनत का साझा परिणाम है। लेकिन रिकॉर्ड उत्पादन अपने आप में लक्ष्य नहीं है। असली कसौटी यह है कि क्या इस उत्पादन का जो लाभ है वो किसानों की आय में भी दिख रहा है। एमएसपी, प्रत्यक्ष आय सहायता, फसल बीमा, सिंचाई, डिजिटल मार्केट और कृषि अवसंरचना। सरकार का दावा है कि इन सभी के जरिए किसानों की आय को स्थायी रूप से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आज की चर्चा में हम इसी दावों को आंकड़ों, नीतियों और जमीनी अनुभव के साथ समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। डीपी श्रीवास्तव जी, जो कि एडवाइजर हैं एमएसपी डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, भारत सरकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीपी श्रीवास्तव जी। धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरे साथ हैं कृष्णबीर चौधरी, प्रेसिडेंट है भारतीय कृषक समाज के। कृष्णबीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डीपी श्रीवास्तव जी, शुरुआत में आपसे करूंगी। एक तरह से देखिए कि जब एमएसपी की अवधारणा 1960 के दशक में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू हुई, तो आज एमएसपी एक मूल्य संरक्षण उपकरण बन चुका है। अब हाल के आंकड़ों से पता चल रहा है कि एमएसपी को 14 से ज्यादा फसलों के लिए बढ़ाया गया। आप थोड़ा सा समझाइए कि ये वृद्धि किसानों की वास्तविक खरीद क्षमता और आय पर किस तरह से असर डाल रही है, इसे कैसे समझा जाए? कि भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, खासकर कृषि मंत्रालय की स्कीम की बात करें तो इन सारी स्कीम का इम्पैक्ट किसान की आय बढ़ाने में निश्चित तौर पे है। कुछ स्कीम का इम्पैक्ट डायरेक्ट है इनकम बढ़ाने में, कुछ स्कीम का इम्पैक्ट इनडायरेक्ट है। यदि आप उन सारी स्कीम्स की बात करें जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट फार्मर्स की इनकम बढ़ाने में है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि किसान को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले। और आप देख सकते हैं कि हर साल भारत सरकार किसान की एमएसपी बढ़ा रही है और ये एमएसपी 2018-19 के बाद से ज्यादा बढ़ी है। 1 फरवरी 2018 के बजट 2018-19 के लिए अनाउंसमेंट हुआ था कि एमएसपी अब लागत मूल्य पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ ही फिक्स की जाएगी। उसके बाद जितनी एमएसपी फिक्स हुई है वो लागत मूल्य पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ ही फिक्स की गई है। इसका असर यह हुआ है कि यदि आप 2013-14 से कंपेयर करें तो एमएसपी सारे फसलों की लगभग दोगुनी हो गई है। कुछ फसलों की एमएसपी 3 गुनी हो गई है। उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि रागी की एमएसपी 2013-14 में 1500 रुपए प्रति क्विंटल थी, जो मार्केटिंग सीजन 25-26 में 4886 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। एमएसपी स्कीम के अंतर्गत हर साल भारत सरकार 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किसान को करती है। यदि मैं 2014 से लेकर 2025 की बात करें तो टोटल प्रिक्वायरमेंट 115 करोड़ 3 लाख मीट्रिक टन हुआ है और 23,90,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। तो ये मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर इन सारे स्कीम का लाभ किसान को मिला है और किसान की इनकम बढ़ाने में मदद मिली है। ठीक है।
हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस समय एस.के. मल्होत्रा जी भी जुड़ गए हैं, जो कि फॉर्मर एग्रीकल्चर कमिश्नर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, साथ ही वीसी हैं महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा में। आपका भी स्वागत है एस.के. मल्होत्रा जी, धन्यवाद आप हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। इससे पहले कृष्णबीर जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी। एक तरह से देखें तो पीएम किसान के तहत हर किसान को सालाना 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में मिल रहे हैं। अब एक तरह से देखें कि इस आय सहायता ने आज छोटे किसानों की जो नकदी संचालन क्षमता है उस पर किस तरह से असर डाला है, आप क्या मानते हैं? आप इसे किस हद तक ग्रामीण या गांव से जुड़ी जो अर्थव्यवस्था है उसे सक्रिय रखने वाला उपाय मानते हैं? सरकार इसे किसानों की न्यूनतम आय सुरक्षा का आधार बता रही है, तो जमीनी स्तर पर किसान इस योजना को कैसे देख रहे हैं? क्या ये उनकी रोजमर्रा की आर्थिक स्थिरता में वास्तविक मदद कर रहा है? देखिए, इस देश में 86% किसानों की जोत 2 एकड़ से कम है। सरकारी आंकड़े कहते हैं 2 हेक्टेयर, लेकिन हकीकत ये 2 एकड़ से कम है। उनको ये जो सहायता है, हर बार 4 महीने पर 2,000 रुपये की किस्त उनको दी जाती है, वो एक सम्मान राशि है, सहायता की राशि है। और साल में 6,000 रुपये इसलिए उनके लिए ज़रूरी हो गया अब सरकार की तरफ से मदद जो है, कि अगर उसको बीज खरीदना है या डीजल खरीदना है या कोई और आवश्यकता है, ऑपरेशंस में जो है खेत में फसल में कुछ करना है, प्रयोग करना है, तो वो खरीद सकता है। पहले उसकी स्थिति ये थी कि वो कमीशन एजेंट्स और जो बिचौलिए हैं उनकी तरफ वो देखता था। एक तो उनसे पीछा छूट गया गरीब और बहुत छोटे किसान का। दूसरी बात यह है कि वो अपना अगर आवश्यकता पड़ती है तो उस पैसे से दवाई भी ले सकता है, कुछ और भी कर सकता है। ये ऐसी योजना है, दुनिया के अंदर 11 करोड़ लोगों को सिंगल क्लिक पर जो है जो पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाता है, ये भारत में ही ऐसी इतनी बड़ी योजना है, दुनिया के किसी देश का कोई उदाहरण नहीं है। ये हकीकत है। और किसान को 2,000 रुपये, ये हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि 2,000 रुपये किस्त है, लेकिन जो बिल्कुल इंटीरियर में है, बहुत गरीब है, उसने जिसने 500 का नोट नहीं देखा कई बार, उसको 2,000 रुपये की मदद बहुत बड़ी मदद है। और उससे उसको एक मन में तसल्ली है कि सरकार मेरे लिए कर रही है, और वो एक सम्मान निधि है प्रधानमंत्री जी की तरफ से। बिल्कुल। और एस.के. मल्होत्रा जी, थोड़ा बजट के हिसाब से उस लिहाज से अगर समझें, और क्योंकि आंकड़ों में चीज़ें बहुत ज़्यादा साफ हो रही हैं, जो कृषि बजट है हमारे देश का, पिछले दशक में लगभग 6 गुना वृद्धि हमने देखी है उसमें होते हुए, तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्या इसे कृषि क्षेत्र की जो समग्र ताकत है उसे बढ़ाने वाली पहल का एक बड़ा संकेत माना जा सकता है? इस निवेश का किसानों की आय पर क्या प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल ठीक है। जब भी इन्वेस्टमेंट किसी भी क्षेत्र में की जाती है, उसका सीधा प्रभाव जो है उसका नजर आता है। और भारत सरकार की मंशा हमेशा से इस प्रकार की रही है कि किसानों के हित के लिए किस तरह से काम किया जाए। तो एग्रीकल्चर में जिस तरह से बजट की बढ़ोतरी हुई है, उससे कई जगह फायदा मिला है। पहला फायदा ये मिला है कि अनुसंधान के क्षेत्र में जो है बहुत सारे ऐसे जो अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को जनरेट कर रहे हैं, वहां फायदा हुआ है। दूसरा जो लाभ हुआ है, बहुत सारे ऐसे मिशन के कार्यक्रम भारत सरकार ने चलाए हैं, जिसमें आप चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की बात करेंगे, या परंपरागत कृषि विकास योजना की बात करेंगे, तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें ये इन्वेस्टमेंट जाती है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी है, जिसमें बहुत सारे किसानों के लिए जो एक रिस्क जो है कैसे हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं, और जो जोखिम है उसको कैसे कम से कम किया जा सकता है, और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कैसे बन करके आए। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन करके आएगा, उसके लिए भी एक तरह से वित्त जो है, बजट का जो है एक प्रावधान हमेशा से काम करता है। और यही फायदा है, इसकी वजह से आज हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी 40 मिलियन टन हो गई है। इसी तरह से माइक्रो इरिगेशन जो हम कहते हैं, बूंद बूंद सिंचाई विधि, स्प्रिंकलर सिस्टम, वो भी बढ़ करके 15 मिलियन हेक्टेयर एरिया में इसका कवरेज बढ़ गया है। और करीब पिछले जो अगर आप 10 साल का मानेंगे तो 10 सालों में करीब 9.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया में माइक्रो इरिगेशन क्षेत्र में जो है बढ़ोतरी हुई है, जहां जिससे कि क्या हुआ कि हमारी जो इरिगेशन एफिशिएंसी है वो बढ़ी है, और उसके अंतर्गत क्षेत्र ज्यादा आया है, हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंप्रूव हुई है, इरिगेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, फर्टिगेशन, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सोइल हेल्थ कार्ड की भी बात की जाती थी। सोइल हेल्थ कार्ड जो है किसानों को उपलब्ध हुए, जिससे कि एक समुचित, मैं यही कहूंगा कि जो उर्वरक है
उनका समुचित प्रयोग हो रहा है, जिससे कि उनकी कॉस्ट भी जो है एक तरह से घटी है। और जो माइक्रोबियल पावर हम कहते हैं कि जैविक उर्वरक, जैविक बायो कंट्रोल एजेंट्स, ऐसे बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनको यूज किया जा रहा है। और पोस्ट हार्वेस्ट के जो लॉस होते हैं, अक्सर कटाई के पश्चात जो नुकसान हो जाता है, वो भी कोल्ड स्टोरेज से और इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन के माध्यम से इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन करके सामने आता है, उससे हमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने में मदद मिली है। और जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, जैसे कि उसका जो किसान का एक जोखिम रहता है हर चीज में, उस जोखिम को कम करने का जो है एक तरह का लाभ मिला है। उसके परिणाम भी बड़े अच्छे सामने आए हैं। एग्रीकल्चर नेशनल मार्केट जो है वो भी बन करके सामने आई है। तो इस तरह के बहुत सारे संसाधन हैं जिनको जो है वो निकल करके सामने आए, जिसका लाभ सीधा किसानों को मिला। और अब तो जैसे मिनिस्ट्री का नाम किसान कल्याण मंत्रालय भी है, तो बहुत सारे ऐसे किसान कल्याण के जो कार्यक्रम है वो भी इसी बजट के प्रावधान की वजह से ही हो पाए हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी मदद मिली है। और किसानों के जो मैं ये कहूंगा कि जहां जहां वित्तीय सहायता चाहिए, जो एक इंस्टीट्यूशनल लोन जिससे कि क्रेडिट उसको बाहर से लेना पड़ता था, वो भी अब सुलभ जो है उसमें हो गया है। किसान क्रेडिट कार्ड मिला है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। डीपी श्रीवास्तव जी, थोड़ा सा इस बारे में समझाइए, क्योंकि कृषि मंत्री साफ कह रहे हैं, उनका साफ संदेश है कि किसानों की आय बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब हालिया उपलब्धियों में हमने देखा भारत का चावल उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 बनना एक बड़ा उदाहरण है। एमएसपी और सरकारी खरीद इसमें काफी अहम भूमिका निभा ही रहे हैं। सवाल यह है कि क्या जो बढ़ता हुआ उत्पादन है वो अब किसानों की आय में भी स्थायी रूप से परिलक्षित हो रहा है, या अभी भी जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं असमान दिख रहा है? और एमएसपी को लागत का कम से कम 1.5 गुना तय करने की नीति को सरकार एक ऐतिहासिक सुधार मानती है। क्या एमएसपी का लाभ छोटे और सीमांत किसानों तक भी समान रूप से पहुंच पा रहा है, या कुछ असमानताएं, जैसे मैंने कहा, खासतौर से क्षेत्रीय असमानताएं जहां बाजार तक पहुंच भी अभी इतनी उपलब्ध नहीं है, क्या कुछ असमानताएं अभी भी चुनौती बनी हुई है? नहीं, देखिए, उसमें जो हमारा प्रोडक्शन होता है, जो एमएसपी क्रॉप्स की ही बात करें, तो जो उसमें कुछ फसलें ऐसी है जिसका कि 100 जो किसान अपना क्रॉप लेकर के जाता है प्रिक्वायरमेंट के लिए विलिंग है, वो चाहता है कि प्रिक्वायरमेंट हो। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, पैडी हो गया और वीट हो गया। यदि किसान के पास सरप्लस है और वो एफसीआई के पास जाता है कि हमें अपना ये क्रॉप बेचना है, तो उसको 100% प्रिक्वायरमेंट उसका एफसीआई करती है। उसी तरह से आपका जूट हो गया, कॉटन हो गया, इसका 100% प्रिक्वायरमेंट किया जाता है। तो निश्चित तौर पे जो सरप्लस प्रोडक्शन है किसान के पास, यदि वो लेकर जाता है प्रिक्वायरमेंट एजेंसी के पास, तो उसकी खरीदारी की जाती है और उसका भुगतान भी किया जाता है, और उस भुगतान से किसान को लाभ भी मिलता है। मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि 2030-31 तक जो तूर, उड़द और मसूर, इनकी 100% प्रिक्वायरमेंट की अनुमति भी भारत सरकार ने दी है। और इसकी वजह से प्रिक्वायरमेंट भी बढ़ा है, और इसके जो किसान जो इसका उत्पादन कर रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिला है, और हमारे देश को पल्सेज में आत्मनिर्भर बढ़ाने में भी बहुत बड़ी मदद मिली है। ठीक है, ठीक है। और कृष्णपीर जी, जब हम देखें तो ई-नाम और जो एफपीओ मॉडल हैं, उन्हें किसानों की जो बार्गेनिंग पावर है उन्हें बढ़ाने का जरिया बताया जा रहा है। ई-नाम से अब तक 1.8 करोड़ किसानों ने ऑनलाइन मंडी के माध्यम से फायदे लिए हैं। डिजिटल मंडी प्रणाली से किसानों को बाजार तक पहुंच में कितना वास्तविक लाभ मिल रहा है, खासकर जब हम देखते हैं कि भुगतान पारदर्शिता के जो मामले हैं उसको अगर हम समझें, तो किसान संगठनों के अनुभव के आधार पर बताइए कि क्या किसानों को बाजार में बेहतर दाम और पारदर्शिता अब मिल रही है? अभी पारदर्शिता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने खुद जो कमेटी बनाई एमएसपी सब किसानों को मिले, उसमें खुद उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से पारदर्शिता हो और जो गरीब किसान है उसको एमएसपी का लाभ मिले। आज भी अगर हम देखते हैं तो इस देश के सभी गरीब किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा दलहन और तिलहन की खरीद हो, कपास की खरीद हो। सरकार अपने वायदे से कहीं पीछे नहीं है। सरकार ने जो वायदा किया था 50% लाभकारी मूल्य देने का, कहीं कुछ फसलों में तो 70, 80, 90% और 100% तक एमएसपी को जोड़ के दिया जा रहा है। लेकिन अभी बाजार को सुधारने की आवश्यकता है। ई-नाम मंडी का जो लाभ है वो एफपीओज को तो मिल सकता है, वो
प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मिल सकता है जहां ग्रुप है, लेकिन जब जो छोटा किसान है जो अभी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ, उसको इनाम मंडी में, वो इतने छोटा प्रोड्यूस है उसका कि वो इनाम मंडी में ले जाने में कामयाब अभी नहीं है। इसीलिए सरकार की योजना है कि 10,000 एफपीओ का जो गठन करवाया है वो इसलिए कि 300-300 किसान कम से कम उसके सदस्य होंगे, और जब ग्रुप होगा तो बार्गेन करने की कैपेसिटी बढ़ती है और उत्पादन की क्वालिटी में भी सुधार होता है, इनपुट भी आसानी से मिलता है। सरकार की नीति और नियत में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा प्रयत्न यह है कि किसान के आर्थिक रूप से समृद्धशाली हो। एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में सरकार जो बड़े पैमाने पर जो निवेश करवा रही है, कूलिंग चेन और स्टोरेज के लिए जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की जो प्रॉब्लम्स थी, एक दिन था कि गेहूं और धान खुले में पड़ा होता था, सड़ता था, आज उसकी स्टोरेज फैसिलिटी जो बढ़ाई गई है उससे बचत हो रही है। दुनिया में आप ये देखिए कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है ये सरकार। कौन दुनिया कोई सरकार है इतनी बड़ी योजना काम कर सकती है? क्योंकि किसान पैदा कर रहा है, इसलिए सरकार खाद्यान्न सुरक्षा जो है मुहैया कर रही है। लेकिन आज भी मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और ये हकीकत है कि सभी किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा, बहुत कम किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है, और जो मंडी है उसमें आज सुधार की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने जो उस समय सुधार कानून लाए थे उसमें अच्छा था, बाजार खुलने की आवश्यकता है। कंपटीशन जब तक नहीं होगा बाजार में, मोनोपोली तो तोड़नी पड़ेगी मंडियों की। मोनोपोली में शोषण होता है, जब किसान का माल आता मंडी में तो बाजार जानबूझ के भाव गिरा देता है, तो वो सरकार के कब्जे से बाहर हो जाती हैं वो चीजें, और जब माल स्टॉक में आ जाता है फिर वो दाम बढ़ा लेते हैं। तो ये तो बाजार की ताकतों का खेल है। इस बाजार की ताकतों में किसान को सरकार खड़ा करना चाहती है, मजबूत करना चाहती है, इसीलिए सरकार अपनी योजनाओं को काम करवा रही है। अभी जो कोऑपरेटिव सेक्टर में प्रधानमंत्री जी ने नई राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई है, वो बीज के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए, अच्छा बीज मुहैया करने के लिए सोसाइटी बनाया। दूसरा उन्होंने जैविक उत्पादों की खरीद के लिए बनाया। तीसरा उन्होंने निर्यात के लिए बनाया। तो उद्देश्य है कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसको जमीन से जोड़कर खड़ा करना है, और जब कोऑपरेटिव मूवमेंट खड़ा होगा तब किसान मजबूत होगा। किसान को बाजार में खड़ा करने की जरूरत है। बात हम बहुत करते हैं, लेकिन बात करने से काम नहीं चलता। जब तक किसान को उसकी उपज का मूल्य नहीं मिलेगा तब तक वो उस स्थिति में नहीं आ पा रहा है, और खासतौर से छोटे किसान को आज मजबूती देने की आवश्यकता है। बाजार में कंपटीशन की आवश्यकता है, इसीलिए मैंने कहा खुला बाजार हो और उन शर्तों के साथ हो कि जो सरकार द्वारा घोषित मूल्य है उससे कम पर कहीं कोई खरीदी ना हो, जिससे गरीब किसान को उसका जो है 2 पैसे अपने परिवार को पालने के लिए मिल सके। अभी सिर्फ सरकार की खरीदी तक सीमित है। दुनिया की कोई भी सरकार पूरा नहीं खरीद कर सकती, संभव नहीं है ये चीजों को। इसलिए बाजार को सुधार करना और बाजार पे अंकुश करना, निरंकुश है बाजार, उसको अंकुश लगाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। एस के मल्होत्रा जी, जो कृष्णबीर जी ने बातें उठाई हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी भी ये जो चैलेंजेस हैं उनसे पार पाना अपने आप में एक चुनौती है? दूसरा, आज किसान की आय केवल फसल उत्पादन से नहीं है, पशुपालन, बागवानी, वैल्यू एडिशन से भी जुड़ी हुई है। तो सरकार विविधीकरण को आय बढ़ाने की मुख्य रणनीति मान रही है। तो क्या ये बदलाव किसानों की आय को ज्यादा टिकाऊ और जोखिम मुक्त बना सकता है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये विषय बहुत ही मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट विषय है। जैसे कि उन्होंने बड़े अच्छे विषय उठाए हैं कि किसानों को जो है रेट अच्छे नहीं मिलते। उस पर जो है हम लोगों ने एक प्रकार का आकलन भी किया कि अभी तक क्या करते हैं, कई किसान ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं मैं कहूंगा, सबके लिए नहीं कहूंगा, कि कभी कभी क्या होता है कि वो आसान फसल को चुन लेता है कि भाई ठीक है मैं उत्पादन कर लूंगा, उसके बाद मार्केट में बेच दूंगा, जिसको हम बोलते हैं सप्लाई ड्रिवन। तो अब जो है हमें अपनी सोच बदल करके डिमांड ड्रिवन पे आना पड़ेगा कि मांग कितनी है उसी अनुसार उत्पादन करें। तो उस तरह से जो गलत होगा मार्केट में उस चीज से जो है एक तरह से हमें निजात मिलेगी। और दूसरा जो हम कह रहे थे कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करें, उसके लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी और जो बागवानी फसलें हैं उनके लिए जो है कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी वो क्रिएट हो। जैसे कि अभी एफपीओ की बात कर रहे थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहे थे, तो इस तरह के माध्यम से कुछ जो है कम्युनिटी अप्रोच लेकर के इस तरह की फैसिलिटीज को जो है क्रिएट किया जा सकता है, मैकेनाइजेशन को अपनाया जा सकता है। और साथ में जैसे कि अभी एमएसपी की भी बात कर रहे थे, एक्चुअल में जो एमएसपी का जो प्रोविजन है भारत सरकार ने इसीलिए किया कि हम कैसे जो है किसान को सपोर्ट कर सकते हैं, और फार्मर के लिए सपोर्ट सिस्टम एक तरह से बनाया था, और अपनी देश की फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक में जो है उसकी खरीदी होती थी। और मार्केट में जब कभी स्टेबिलिटी रखनी हो रेट की, तो वो स्टेबिलिटी भी जो है इसके माध्यम से आती है।
और बहुत सारे ऐसे चैलेंज है, कभी मौसम का असर रहता है या कभी हमारा उत्पादन कम हो गया या ज्यादा हो गया, तो उसी तरह से जो है सरकार खरीदी करती है, चाहे वो एफसीआई के माध्यम से या नेफेड के माध्यम से, या कॉटन की भी बात कर रहे थे तो कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया, जूट काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से करते हैं, और सेंट्रल पूल में भी खरीदी होती है। लेकिन अब तो जो है पल्सिस, जो दलहनी और तिलहनी, इन फसलों की भी खरीदी होने लगी है। और अगर मैं पिछला आंकड़ा बताऊं तो करीब करीब मैं देख रहा था कि गेहूं में 300 लाख मीट्रिक टन जो है खरीदी हुई थी, 25 लाख किसानों को फायदा मिला उसका। इसी तरह से चावल की बात की तो 463 लाख मिलियन टन जो है पैडी खरीदा गया, जो 21 लाख किसानों को जो है इसका फायदा मिला। और इसमें जो बजट का प्रोविजन रखा गया था, तभी तो वो किसानों को जो है इसका लाभ मिल पाया। और ये खरीफ सीजन, रबी सीजन में इस प्रकार का एमएसपी की जो बात है, वो रेट निश्चित किए जाते हैं उसके। और अभी तो जैसे बात सुन रहे थे कि 150 से लेकर के 200% तक अधिक हो गया है, अगर पुराने डाटा से कंपेयर करके चले। लेकिन बात आती है कि किसानों की आमदनी में जो है कैसे बढ़ोतरी की जाए, उसके लिए जो बात आती थी कि जो है डायरेक्ट फाइनेंशियल एड कैसे दे। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है वो सबसे बड़ा तरीका, बड़ा अच्छा तरीका है, जिसमें 6,000 रुपए, 2,000 रुपए 3 बार में किसानों को एक प्रकार की सहायता मिल जाती है। फिर रिस्क का जो है एक तरह से जो जोखिम किसान उठाता है, उस जोखिम की भी कवरेज कैसे हो, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का वो जो एक प्रकार का प्रावधान रखा गया, जिसमें किसान अपनी फसलों का एक तरह से बीमा करा सकता है और उसका जोखिम जो है काफी हद तक जो है वो एक तरह से कवर हो जाता है, रिस्क कवर हो जाता है। ऐसे मार्केट एक्सेस को बढ़ाने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे जो फंड है जिनका क्रिएट किया गया, और इनपुट यूज एफिशिएंसी, जितने आदान है उनकी जो उपयोग क्षमता है वो अधिक से अधिक कैसे बढ़ाई जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है, जिसमें फर्टिगेशन सिस्टम है, जिसमें हम पानी का भी समुचित प्रयोग होता है और जितने न्यूट्रिएंट है उनका समुचित प्रयोग होता है, और जो माइक्रोबियल पावर है जिसमें हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करें, वो सब चीजें जो है उनका प्रयोग को जो है परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है। दूसरा पीएम आशा का कार्यक्रम है, जिसको हम कहते हैं पीएम अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान, बिल्कुल, वो भी चलाया गया। बहुत बड़े स्तर पर हमने देखा है कार्यक्रम चले हैं। कृष्णबीर जी कुछ कहना चाह रहे हो? कृष्णबीर जी, जो आपने बात की थी, हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, कोल्ड स्टोरेज हो, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, इनमें बड़ा निवेश हुआ, बड़ा निवेश होते देखा। तो क्या इससे वास्तव में जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं वो कम हुए हैं या? जी बताइए आप। जी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हैं वो उनको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया गया है। जो लॉसेस थे उनको कम किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन लॉसेस के कम होने की वजह से जो नुकसान सरकार को ज्यादा उठाना पड़ता था उसमें भी कमी आई है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हम एमएसपी की बात कर रहे हैं, अभी इस सीजन में 3 फसलों में किसानों को दिक्कत आई। सोयाबीन में बहुत भारी दिक्कत आई, मक्का में दिक्कत आई और कपास में आई। और उन परेशानियों को देखते हुए, क्योंकि जब किसानों को मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक सोयाबीन का भाव नहीं मिल रहा था बाजार में, तो मध्य प्रदेश सरकार ने अपने 30 लाख से ज्यादा किसानों को 810 करोड़ रुपए का भावांतर योजना में पैसे का प्रावधान किया है। वो इसलिए किया है कि जो किसानों को नुकसान हुआ है एमएसपी और बाजार के बीच में, उसकी भरपाई करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक अच्छी शुरुआत अब इसमें अभी किया किसानों को। तो सरकार प्रयासरत है, जब देखते हैं ये है, क्योंकि बाजार की ताकतें जो है वो अपने तरीके से करते हैं। मक्का का देख लीजिए, पिछले सीजन में बहुत अच्छा भाव मिला किसानों को, इस सीजन में नहीं मिला। कपास में यही हुआ। तो इन चीजों को बाजार में ही देखना पड़ेगा, बाजार के सुधार की आवश्यकता है। ठीक है। इस पर आप क्या कहेंगे डीपी श्रीवास्तव जी? जो अभी कुछ अहम बिंदु उठाए गए हैं, हमने देखा कि 22 फसलें हैं जिनके एमएसपी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसमें अरहर है 8,000 रुपए के ऊपर पहुंचा। और एमएसपी का लक्ष्य अगर देखें तो जैसा हम कह रहे हैं कि कम से कम लागत का 1.5 गुना लाभ सुनिश्चित करना है, लेकिन व्यवहारिक चुनौती क्या रही है आपकी नजर में, और किस तरह से विभाग जो है वो एमएसपी की पहुंच और जागरूकता को और मजबूती दे रहा है? क्योंकि इसे लेकर आज भी जागरूकता की कहीं ना कहीं जरूरत है। न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति के बावजूद कुछ क्षेत्रों में एमएसपी का लाभ पूरे किसान वर्ग तक जो नहीं पहुंचा है, आप इसे कैसे देख रहे हैं और इसमें सुधार के लिए और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, उसमें एमएसपी जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि यदि प्राइस फॉल कर रहा है उस समय फार्मर्स के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। अभी जैसे चर्चा हुई है
मक्के की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मक्के का बहुत सारे ऐसे क्रॉप हैं जिसका मार्केट प्राइस काफी ऊपर भी है। तो उन सारी फसलों को एमएसपी पे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, फार्मर्स आता ही नहीं है क्योंकि उसको बाजार से अच्छा उसको दाम मिल जाता है। अभी मक्के की जहां तक बात करें, मैं आपको बताऊं कि इथेनॉल इंडस्ट्री में मक्के का डिमांड काफी बढ़ गया है, तो ऑलरेडी उसे हायर प्राइस पे इथेनॉल इंडस्ट्री से पैसा मिल रहा है, तो एमएसपी पे वो अपना सामान क्रॉप बेचने के लिए नहीं आएगा वो। तो इसी तरह बहुत सारी फसलें हैं जिसका एमएसपी से ऊपर भी प्राइस है और किसान को उसका उचित लाभ भी मिल रहा है, उसको फायदा भी मिल रहा है। और जैसे कुछ कभी अभी टेम्पररी, जैसे अभी इन्होंने बताया सोयाबीन का, तो सोयाबीन का अभी जो प्राइस फॉल किया था उससे, जैसे उदाहरण पे इन्होंने बताया भी कि मध्य प्रदेश ने भी भावांतर योजना के तहत कंपनसेट भी किया है। तो जहां पर प्राइस फॉल करता है वहां पर हम लोग उसमें उचित जो कदम होता है सरकार उठाती है। ठीक है कृष्णवीर जी, क्योंकि अब समय बहुत कम है, मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी, क्योंकि खेती की जो लागत है, जल संकट और जलवायु जोखिम आज भी किसानों की बड़ी चिंता है। किसान संगठनों की नज़र में आय बढ़ाने की राह में सबसे बड़ी व्यवहारिक चुनौती क्या है जिस पर आप चाहते हैं कि काम हो? क्योंकि हम सिर्फ अभी जो बड़े सुधार हुए हैं उन पर ही नहीं, हम आगे 2047 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं जिसमें किसान एक बड़ी रीढ़ है। किसान को बाजार में मजबूती के साथ खड़ा करना पड़ेगा, यही सबसे बड़ी चुनौती है इस देश के गरीब किसान के सामने। जब तक उसको हम बाजार में नहीं खड़ा करेंगे, उसका उचित मूल्य नहीं मिलेगा, तो हम एमएसपी 1000 बार कहें कि हमारा ये एमएसपी घोषित है, लेकिन अभी बताया ना उन्होंने कि 21 लाख किसानों को जो है ये प्रोक्योरमेंट है, 31 लाख का ये है। तो अगर 14 करोड़ 30 लाख जोत इस देश के अंदर हैं और उसमें हम 50 या 55 लाख किसानों को एमएसपी पर प्रोक्योर कर रहे हैं, तो उससे सबको लाभ नहीं दे पा रहे हैं। सबको लाभ मिलेगा तब जब बाजार में ऐसी व्यवस्थाएं होंगी कि हम मंडी के मोनोपोली को तोड़ेंगे, बाजार खोलेंगे। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही शुरुआत की थी, लेकिन उसका विरोध उन लोगों ने किया जो मंडी की ताकतें थी, जो किसानों का शोषण करती हैं आज भी। पंजाब की उन ताकतों ने वो सब विरोध कराया था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आज फिर हम ये मानते हैं कि मोनोपोली को तोड़ना है, बाजार को खोलना है, और वो इन शर्तों के साथ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर कोई खरीदी देश में ना हो। आज भी 60% कच्चा माल जो है वो गांव में बिकता है, मंडियां बहुत दूर हैं, बहुत देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां मंडियां बहुत दूर है। बिहार जैसा स्टेट है जहां मंडी है ही नहीं। तो कई सारी चीजें हैं, बहुत सारे अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन एक ही समस्या का समाधान सबसे पहले है। अब देखिए, पशुपालन के क्षेत्र में जिस तरीके से आज आवश्यकता है प्राकृतिक कृषि को करने के लिए, कृषि की उत्पादन लागत को कम करने के लिए पशु बांधना बहुत जरूरी है। पशु होगा तो दूध भी होगा, गोबर भी होगा, कंपोस्ट भी होगा, उसकी लागत घटेगी। बार बार सरकार का प्रयास यह है कि उत्पादन लागत कम हो और उत्पादकता बढ़े, ठीक है। उसी से किसान की आय बढ़ेगी। और जो अतिरिक्त आय के संसाधन है, जब तक हम ग्रामीण क्षेत्र में क्लस्टर डेवलप नहीं करेंगे एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में, तब तक रोजगार के संसाधन कहीं नहीं है। रोजगार के संसाधन एग्रो प्रोसेसिंग में। किसान को भोक्ता से सीधे जोड़ना है, बीच के मिडिलमैन को खत्म करने की कोशिश लगातार की भी जा रही है, यानी बड़े सुधार किए जा चुके हैं, पूरा प्रयास सरकार कर रही है। प्रक्रिया है जो चलती रहेगी, ये एक बार के कदम नहीं है। जैसा तमाम सुधार हैं वो धीरे धीरे और जारी हों, क्योंकि चैलेंजेस जो हैं हर कदम पर दिखाई दे रहे हैं और इनसे पार पाने की पूरी कोशिश है। चर्चा का समय ये पूरा हो गया। डीपी श्रीवास्तव जी आपका, कृष्णवीर जी आपका और एसके मल्होत्रा जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चर्चा से साफ है किसानों की आय बढ़ाना सरकार की नीति, बजट और कार्यक्रमों में दिखाई देने वाली प्राथमिकता है। चाहे वो एमएसपी में वृद्धि हो, सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हो, ई नाम जैसे बाजार सुधार हो, या जोखिम प्रबंधन के लिए फसल बीमा, इन पहलों ने लाखों किसानों की जीवन शैली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती जरूर दी है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई हैं। एमएसपी की पहुंच, बाजार भंडारण, बाजार व्यवस्था, भंडारण और तकनीकी ज्ञान कहीं ना कहीं जो आज के दौर में बहुत जरूरी हो चुका है, इन क्षेत्रों में लगातार सुधार की जरूरत है। लेकिन डेटा यही बताते हैं कि नीतिगत संकल्प, बजट समर्थन और डिजिटल बदलाव की दिशा में स्पष्ट प्रगति दिख रही है और यही भारत की कृषि को आगे बढ़ाएगी, जो भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देश के लिए जरूरी भी है। और इसी से 2047 के विजन को पूरा करने का रास्ता तय होगा। इसी के साथ इनसाइट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।